Payers miscellaneous rules of topic adjective है ना, of topic adjective। नमस्ते सानी। नहीं पहले नहीं होगा आरती, उससे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अच्छा मैम ने टेस्ट बोला था तो पक्का मैम ना शुरू में टेस्ट लेंगी, और वो अभी ना 10-15 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम भी एक कदम आगे, हम शुरू में टेस्ट लेंगे नहीं, हम शुरू में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, स्वागत का मैसेज शो हो रहे हैं। चलिए भैया, तो 5:02 हो चुके हैं, और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हम सबको अपने आप को एक बेहतर जीवन अगर देना चाहते हैं, तो हमें समय की कदर करना बहुत ज़रूरी है। और समय की कदर वही है कि किसी भी काम को सही समय पे शुरू किया जाए, है ना? तो जो ये छोटा-सा वर्ड होता है क्या? ये छोटा-सा वर्ड होता है बेटा पंक्चुअल। क्या वर्ड लिखा है ये? व्हाट इज़ द वर्ड? द वर्ड इज़ पंक्चुअल। अच्छा देखो, आज मैं आपको लाइक एक मज़े की बात बताती हूँ। जैसे जब आप लोग पंक्चुअल बोलते हो ना, अच्छा इसी तरह से अगर आप स्पेलिंग बनाते हो पंक्चर की, तो पंक्चर की स्पेलिंग क्या बनती है बताओ? यार देखो मुझे मत बताओ क्या करना है प्लीज़ गाइज़, है ना? मुझे ये कोई नहीं बताएगा कि मैम ये पहले कर लो, बाद में कर लो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप लोग, क्योंकि मैम भी तो किसी प्लानिंग के साथ आई है ना, हुँ? तो मैम के ऊपर छोड़ दो, आप बस क्लास को एन्जॉय करो, पढ़ो बस, ठीक है? चलिए, फिर वही बात राजेश अगेन, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। व्हाट इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ पंक्चर? एनीवन? ये क्या भेज रहे हो पंचर, क्या होता है पंचर? पंचर कुछ नहीं होता है बेटा, द वर्ड इज़ अच्छा पिंचर मत लिख दो ना, कभी तुम लोग अभी पिंचर लिख दो पिंचर। तो गाइस एक होता है पंक्चुअल और एक होता है आपका पंक्चर। द पंक्चर इज़ PUNCTURE, लेकिन आपको पता है इन दोनों शब्दों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना? पंक्चर का मतलब क्या होता है? टूट जाना, है ना? एक होल हो जाना, प्रिक कर जाना, और पंक्चुअल का मतलब होता है कामों को या चीज़ों को बिल्कुल सही वक़्त पर करना। ये दोनों वर्ड्स दिखने में तो बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन ये दोनों आपके जीवन में या आपकी सिचुएशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क लेकर आते हैं। तो मेरे इस बात को समझाने से एक ये मोटिव है, मेरा जो एम है वो ये है कि कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं कि वो एक जैसी हैं, हमें लगेगा कि वो सिमिलर हैं, लेकिन जब उनका रिज़ल्ट हमें मिलता है ना, तो वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे ये वर्ड आपको स्टार्टिंग में जब लिखोगे तो पंक्चुअल जैसा भी साउंड कर सकता है और पंक्चर भी हो सकता है। तो जो टाइम है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम टाइम की वैल्यू जीवन में समझते हैं ना, तो जो ईश्वर हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी वैल्यू भी समझते हैं। लेकिन अगर हम टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं, तो आने वाले समय में समय हमें समझा देता है कि समय कितना बलवान है, बट हमारे पास तब समय नहीं होता कि हम अब इस समय को चेंज कर सकें। इसलिए फ्यूचर में जाके समय हमें ये मौका दे कि हम इस समय का पश्चाताप करें या सोचें, पछतावा करें। बेहतर ये है कि हम अपने हर समय को फ्रूटफुल बनाएँ। जब रात को सोने के लिए जाएँ बेड पे, तो अपने आप से सवाल पूछें कि मैंने आज क्या प्रोडक्टिव किया? और जब वो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आएगा, तो समझें कि हाँ, मैंने ईश्वर के द्वारा दिए इस एक दिन का बेस्ट यूटिलाइज़ेशन किया है। राइट? चलिए, टॉपिक का नाम है बेटा एडजेक्टिव्स, और ग्रामर में हमारे एड वाले 2 वर्ड्स हैं। कौन-कौन से? एक एडजेक्टिव्स हैं और एक हमारे एडवर्ब्स हैं। अच्छा ऐड का मतलब क्या होता है ये बताओ बेटा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऐड? ये दोनों टॉपिक्स आपके ऐसे मज़ेदार हो जाएँगे ना, बहुत प्यारे टॉपिक्स हैं, आपको कोई डाउट अगर आज तक होगा ना, आज के बाद नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ, ऐड का मतलब जोड़ना होता है। इन दोनों शब्दों का काम बस यही है, इनका काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ जोड़ देना। क्या जोड़ते हैं ये? जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो तो नाउन प्रोनाउन में जोड़ने का काम करते हैं, कोई भी बुराई, कोई भी क्वालिटी, कोई भी बुराई, और जो एडवर्ब्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है वर्ब में ऐड करने का। क्या काम होता है बेटा उनका? वर्ब में ऐड करने का। ये तो हुई वो बात जो बच्चों को बताई जाती है, आप हो चुके हैं बड़े, तो हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। एडजेक्टिव्स का काम सिर्फ नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने का नहीं होता है, और एडवर्ब्स का काम सिर्फ वर्ब के बारे में बताने का नहीं होता है। इनके और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद एडजेक्टिव्स। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी-सी बात समझनी है कि आपको पता है बचपन में हमें लगता है कि भाई जो जैसे लाइक सुंदर या बदसूरत, मोटा, पतला, काला, गोरा, सफेद, हरा, ये एडजेक्टिव्स है ना, हम लोगों को यही लगता है। लेकिन आपको पता है एडजेक्टिव्स हर वो वर्ड है जो आपको किसी भी नाउन के बारे में या किसी भी प्रोनाउन के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे। कोई भी इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है बेटा कुछ भी। अगर एक वर्ड किसी भी स्थिति में आप एक नाउन के पहले लगा सकते हो और वो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव है। एग्जांपल के लिए, अगर मैं आपसे बोलती हूँ डू यू ऑल इटालियन पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा इज़ माय फेवरेट डिश। एग्जांपल है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा तो यहाँ तो कोई भी ऐसा कोई खूबी वाला वर्ड नहीं है, जो कोई ऐसे बहुत बड़ी कोई क्वालिटी दर्शा रहा हो, कोई बहुत बड़ी विशेषता दर्शा रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट अगर हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच से सोचें, पिज़्ज़ा इज़ अ नाउन, और इटालियन वो वर्ड है जो हमें पिज़्ज़ा के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करता है। लेकिन अगर आप इसे सोच के देखेंगे, तो ये तो नाउन ठहरा। अब जो नाउन के पहले होते हैं वो कौन होते हैं? वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इटालियन पिज़्ज़ा में जो इटालियन है ना, ये एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है? जो पिज़्ज़ा का ओरिजिनेशन बताने का काम कर रहा है कि वो कहाँ से ओरिजिन होता है या वो कहाँ से बिलॉन्ग करता है। तो मेरे कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से तात्पर्य यही है कि जो हमारी बचपन वाली डेफिनेशन थी, क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स, वो पूरी नहीं है। वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। अभी हमें क्या समझना है कि कोई भी वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करे, वो अपना एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन में बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा ये, ठीक है? इटली इज़ अ प्रॉपर नाउन बट इटालियन पिज़्ज़ा इज़ अ प्रॉपर एडजेक्टिव। पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, ठीक है? अच्छा, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जो आप लोगों को समझनी ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कार का, ठीक है भाई? कार इज़ अ नाउन, सबको पता है कार इज़ अ नाउन। अब कार के पहले हम कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम व्हाइट कार बोल सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम गुड कार बोल सकते हैं? बिल्कुल। हम माय कार बोल सकते हैं? येस। हम दिस कार बोल सकते हैं? येस। हम ओल्ड कार बोल सकते हैं, न्यू कार बोल सकते हैं, एवरी कार भी बोल सकते हैं, व्हिच कार भी बोल सकते हैं, ए कार भी बोल सकते हैं और द कार भी। इनमें से कौन-कौन से वर्ड डियर ऑल एडजेक्टिव्स हैं? मार्क करिए। इनमें से कौन-कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं? मार्क करिए। गुड, व्हाइट,
ओल्ड, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं बेटा ऑल आर एडजेक्टिव, किसी एक ने भी नहीं बोला जब मैंने आपसे अभी भी बताया कि कोई भी वर्ड जो नाउन के पहले आ जाए वो एडजेक्टिव है। जब ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए ऑल आर एडजेक्टिव्स, ऑल आर एडजेक्टिव्स, व्हाई? बिकॉज़ अगर ये सभी इस नाउन के पहले आ सकते हैं, तो ये सभी इस नाउन के बारे में आपको कोई ना कोई बात तो बताएँगे ही। चाहे कुछ भी बताएँ, चाहे कुछ पूछें, चाहे बताएँ, चाहे पूछें, बट कुछ ना कुछ तो बताएँगे। जब तुमने अ कार बोला तो आपने बोला एक गाड़ी, ये एक किसके बारे में? आपके बारे में नहीं ना, किसके बारे में? कार के बारे में। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है। हमारे कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये बताएं बेटा। ग्रामर में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? 8। काउंट करवाइए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब इस कायनात में आने वाले जितने भी शब्द हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करने चाहिए। एम आई राइट? राइट। लेकिन ए एन दा ये क्या है? ये आर्टिकल्स हैं, बट ये तो किसी पार्ट ऑफ स्पीच में है ही नहीं। अगर ए एन दा भी शब्द है तो ये तो पार्ट ऑफ स्पीच में है ही नहीं। इसका मतलब ये किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। तो बताओ ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं? ये एडजेक्टिव्स को बिलोंग करते हैं। ए एन दा किसका पार्ट है? एडजेक्टिव्स का पार्ट है। बट हम इन्हें अलग से क्यों पढ़ते हैं बचपन से? बिकॉज अपने आप में एक चैप्टर का फॉर्म ले रखा है, क्योंकि इसमें रूल्स बहुत सारे हैं। इतने सारे रूल्स होने की वजह से बचपन से ये टॉपिक एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी लेके चल रहा है। बट इसका काम क्या है ये बताओ? क्या इसका काम एडजेक्टिव से अलग है? एडजेक्टिव्स का काम है नाउन के बारे में बताना, और आर्टिकल्स का काम भी तो नाउन के बारे में बताने का है। तो इसका मतलब आर्टिकल्स खुद क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अब समझ में आई ये बात? हाँ, अब चलिए इनमें से कुछ को एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि एग्जांपल ये है कि माई कैसे मैम एडजेक्टिव है। माई एडजेक्टिव कैसे है? यहाँ देखेंगे हम सभी लोग। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा माई कार इज, ये बताइए इस फिल अप में मैं जो भी चीज फिल करूंगी, इस फिल अप में मैं जो भी वर्ड फिल करूंगी, वो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा होगा? इस ब्लैंक में मैं जो भी वर्ड यूज करूंगी वो किसके लिए यूज हो रहा होगा? गाड़ी के लिए। माई कार इज ओल्ड, किसके लिए यूज हुआ ये वर्ड? कार के लिए। तो अगर आपने बोला कि मेरी कार ओल्ड है, तो आपने कार के बारे में दो बात बताई। पहली बात तो उस कार का पोजेशन किसके पास है? कार का पोजीशन किसके पास है? मेरे पास। और दूसरा वो कार कैसी है? वो कार ओल्ड है। वो कार कैसी है? ओल्ड है। तो कार के बारे में दो बातें हो गई। एक तो कार मेरी है, ये विशेष बात, और कार ओल्ड है, ये भी विशेष बात है। एक और देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं दीज गर्ल्स आर, बताइए यहाँ जो वर्ड आएगा क्या वो गर्ल्स के बारे में होगा? दीज गर्ल्स आर, क्या वो वर्ड बिल्कुल होगा ना। दीज गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये जो लड़कियां हैं ये बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो आपने एक तो लड़कियों को इंटेलिजेंट बताया, ये आपने एडजेक्टिव दिया। कौन सी लड़कियां? कौन सी लड़कियां? क्या सारी की सारी लड़कियां? नहीं, सिर्फ ये वाली लड़कियां, सिर्फ ये वाली जो गर्ल्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो गर्ल्स के बारे में दो पॉइंट हो गए। एक तो आपने डेमोन्स्ट्रेट किया सिर्फ यही वाली लड़कियां, आपने संकेत देके बताया कि ये वाली लड़कियां, और दूसरा उन लड़कियों के बारे में क्या खास बात आपने बताई कि वो इंटेलिजेंट है। तो इसीलिए जब मैंने ये वाले सारे के सारे वर्ड्स लिखे तो मैंने इनको यही सोच के लिखा, बिकॉज इन सभी का प्रयोग मैं एक नाउन के पहले कर सकती हूँ। ये तो हो गए हमारे सिंपल एडजेक्टिव्स। किसी ने बीच में एक सेंटेंस बोला था कि मैम पंक्चर का, किसी ने बोला था ना, दीज का मतलब नवल कैसे सवाल पूछा मेरे भाई। दीज का मतलब क्या होता है? ये होता है, ये वो बचपन से यूज करते आ रहे हो हैं। चलो अच्छा, एक और चीज किसी ने लिखा था पंक्चर कार करके कुछ लिखा था किसी ने ना। तो डियर ऑल, अगर मैं आपसे बोलूं दिस इज अ पंक्चर कार, क्या ये लिखना सही है? दिस इज अ पंक्चर कार, क्या ये लिखना सही है या कुछ गलत है इसमें? गलत है। बताओ कैसे सही करूं इसे मैं? कैसे सही करूं ये बताएं। दिस कार इज पंक्चर, हे राम कुछ भी मतलब, दिमाग तो लगा लो, कुछ कितनी फालतू बात कर लेते हो यार आप लोग हैं। दिस कार इज पंक्चर। अच्छा, जैसे हम लोग बोल देते हैं ना माय कार इज पंक्चर, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा, ये गलत है लिखा हुआ। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो पंक्चर होता है ना, पंक्चर इज अ नाउन ओनली। पंक्चर इज अ नाउन या फिर वर्ब, या तो पंक्चर नाउन है या फिर पंक्चर वर्ब है। टायर इज पंक्चर ये बोल देते हैं हम लोग, है ना। हम्म, या दिस कार इज पंक्चर बोल देते हैं। बट दिस इज अ पंक्चर कार को कैसे सही किया जाए, देखिए समझिएगा यहाँ पे। जब आप इसे दिस इज अ पंक्चर कार बोलेंगे तो ये गलत है। लेकिन जब आप बोलेंगे दिस इज अ punctured car, yes Tamal, very well done, then the sentence is absolutely right। क्यों? अभी आपने क्या किया, ये आपका नाउन था और आपने बोला एक कार जो पंक्चर्ड हो। एक पंक्चर्ड हुई कार इज अ पंक्चर्ड कार, है ना। अ पंक्चर्ड कार का मतलब क्या है? एक ऐसी कार जो पंक्चर्ड हो गई है। अब ये वाला जो वर्ड है ना, अब ये एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। और पता है इसे क्या बोलते हैं? इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पास्ट पार्टिसिपल। क्यों बोलते हैं? अगर कभी भी आप वर्ब का प्रयोग, अगर कभी भी आप वर्ब का प्रयोग एक एडजेक्टिव के तरीके से करते हो, तो वहां पर वो पार्टिसिपल बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए और अच्छे समझ में आएगा। दिस इज एन इंटरेस्ट नॉवल, ये बहुत ही अच्छा नॉवल है, मुझे बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। क्या मैंने सही लिखा है या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? राइट ललित, रुचि राइट। जो लोग इंटरेस्टेड लिखवा रहे हैं वो तो करेक्ट नहीं है बेटा, बट इंटरेस्टिंग वाले जो है वो बिल्कुल सही है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल होता है, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग नॉवल। आपको बस ऊपर वाला वाक्य तो गलत था।
क्योंकि इंटरेस्ट वर्ब है और नॉवेल नाउन है, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हमने इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें आईएनजी जोड़ लिया, अब ये बिल्कुल सही बन गया। अब ये इंटरेस्टिंग क्या बन गया? एडजेक्टिव। बट इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम होता है बेटा इसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब में आईएनजी लगा के वो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। जब उनकी थर्ड फॉर्म लगा के हम उन्हें पास्ट चेंज करके एडजेक्टिव बना देते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। आप सबने सुना होगा ना कि भाई एक किसान था और वो राजेश कुछ भाई कुछ परेशानी चल रही है क्या दिमाग में? है कुछ है दिक्कत तो बताओ जरा। हद हो गई मतलब यार, या मजा आ रहा है? मैम मेरा नाम बोल रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज तो मैं बाहर जाओ बेटा जाओ, बाय गुड नाइट टेक केयर, ध्यान रखो अपना, ठीक है? हाँ, या शैंकी का ये वाला सवाल बहुत अच्छा था कि कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है ना? तो डियर ऑल पता है देखो क्या होता है, इसके ना ये मतलब आपका मन है समझने का, देख लो थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है बट मैं समझा दूंगी, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका मन है समझने का? पक्का ना? दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है बट एडजेक्टिव में सवाल आता है इसका जरूर, हमारे आज क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो देखो दो तीन एग्जांपल्स और लेते हैं और आप एकदम सेट हो जाओगे फिर, ठीक है? देखो यहाँ पे एक सवाल देखो आप लोग। हाँ, मैं बता रही हूँ कुणाल, मैं बता रही हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यहाँ देखिएगा, द फ्रस्ट्रेटिंग फार्मर डाइड इन फ्रंट ऑफ द एमएलए's ऑफिस। आप बस इस वाले पार्ट को देखें और मुझे बताएं क्या मैंने फ्रस्ट्रेटिंग सही लिखा है या मुझे फ्रस्ट्रेटेड कहना चाहिए था। अच्छा, अब आप में से जितने लोगों को लगता है कि फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए था, आप बिल्कुल सही हैं, बट मुझे कोई भी कारण बताए कि क्यों, और औरों को भी बताए। नहीं सनी, दिस इज नॉट द रीजन। नहीं बेटा, ओनली डाइट से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे विल डाई भी लिख दूं ना, नहीं, अगर मैं यहाँ पे विल डाई भी लिख दूं तो भी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। हाँ कुणाल, बिल्कुल, दो कुणाल की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हाँ शुभेंदु बिल्कुल सही। आपको पता है वो सिर्फ इस वक्त फ्रस्ट्रेट नहीं है भाई, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो रखा है ना? राइट ऋतु, जब उस फार्मर ने सुसाइड किया ना तो वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था, है ना? इसका मतलब ये तो आया कि भाई वो उस वक्त थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड था, वो बेचारा पहले से ही बहुत परेशान था, इसीलिए उसने एमएलए के ऑफिस के सामने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब पहले से। लेकिन जब मैंने आपसे ये बोला कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्यों आया? क्योंकि जब भी आप इस नॉवेल को पढ़ोगे, जब भी आप इस नॉवेल को पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। आप जब भी, हाँ तो समझिए ना बेटा, आरती समझिएगा, मैं वही समझाना चाह रही हूँ, ठीक है? समझो यहाँ पे, आप इस नॉवेल को जब भी पढ़ोगे आपको उस वक्त इंटरेस्ट आ रहा होगा। इट मीन्स वो इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक नॉवेल आपके पास होगी। एम आई राइट? है ना? लेकिन पहले वाले में वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था। तो ऐसे पता करते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट और कहाँ पे पास्ट टाइम। दो एग्जाम्पल और दे रही हूँ एंड आई रियली होप कि उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। दो एग्जाम्पल और देखिएगा। पहला है, रवि लेफ्ट हिज फैमिली। सेंटेंस से पता चलेगा बेटा, वर्ब का कोई रोल नहीं है। अब जैसे बच्चों ने बोला कि मैम डाइट था तो पास लगा दो, ऐसा नहीं है। हाँ विनाश, मूवी के सेंस में भी अब देखो, रवि लेफ्ट हिज फैमिली वेप्ट। रवि अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ के चला गया। अब रवि चला गया तो क्या मैं यहाँ पे वेप्ट लगा दूं या मुझे यहाँ पे वीपिंग कहना चाहिए? बताओ, वेप्ट के वीपिंग? रवि अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ के चला गया। बताओ वेप्ट के वीपिंग? बताओ जिस वक्त रवि गया था उस वक्त फैमिली रो रही थी कि रो आके पहले चुप हो गई और फिर रवि चला गया? भाई रवि पहली बार आर्मी की जॉब पे निकला है। जिस वक्त रवि निकला ना, पहली बार उसने घर के बाहर कदम रखा, उस वक्त उसके परिवार के सारे लोग रो रहे थे कि वो पहली बार घर से बाहर जा रहा है। वो जो सिचुएशन थी वो प्रेजेंट में थी, इसलिए हमें राइट यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? वीपिंग, ना कि वेट। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक आई लाइक माई हाउस आई लाइक माई हाउस वेल पेंटिंग। कि बेटा पेंटेड, मुझे अपना घर एकदम चकाचक पेंट वाला देखना पसंद है, वो पपड़ी ना निकल रही हो। तो बताओ क्या बोलोगे? पेंटेड आएगा ना? क्यों बताओ? पेंटेड क्यों आएगा बताओ जरा कोई भी? क्योंकि मुझे पसंद है कि एकदम उसे पेंट बढ़िया कर रखा हो, ना कि मुझे ये पसंद है कि मेरे सामने पेंटर्स मंडे पड़े हैं और सारे में पेंट कर रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, वाह कितना अच्छा लग रहा है पेंटिंग करते हुए देखे। नहीं, मुझे, हाँ वेरी गुड स्वागत का काम फिनिश्ड होना चाहिए, एकदम बेहतरीन चकाचक पेंट होना चाहिए, वो वाला घर बहुत अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता होगा ना ऐसे? हम किसी को सजेस्ट भी करेंगे तो भी हम यही बोलेंगे शायद कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स का जो नया सीजन है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू मस्ट वॉच इट, आई हैव वॉच्ड इट, यू मस्ट वॉच इट। तो इंटरेस्टिंग है मतलब अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। अब पता चला? ऋतु वो बेटा करते करते अपने आप पता चल जाएगी। अब आपको समझ में आया कि एडजेक्टिव्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हमारे कितने सारे तरीके से बन सकते हैं ना, लेकिन हमने इनको एक नया नाम दे रखा है, क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। क्यों? बिकॉज ये वर्ब थे।
नहीं बेटा अक्षता, अगर हमने जेरंड लगा दिया ना, तो जेरंड का काम एडजेक्टिव बनने का नहीं है। जेरंड का काम केवल नाउन बनने का है। एक और बात समझा दूँ मैं आपको? बस एक छोटी-सी बात और समझा दूँ, याद रखोगे? बहुत, बहुत अच्छी बात है देखो। अगर अगर कभी वर्ब बिहेव करे एडजेक्टिव के जैसे, अगर कभी बिहेव करे एडजेक्टिव के जैसे वर्ब, तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको पार्टिसिपल कहते हैं। और जब वर्ब बिहेव करे नाउन के जैसे, तो उसे जेरंड कहते हैं। ठीक है? ओके जी? ये बात समझ में आई सब लोगों को? जैसे कि स्विमिंग इज़ माय हॉबी, स्विमिंग इज़ माय हॉबी में स्विमिंग क्या है? जेरंड है। आप इसकी टेंशन मत लो, किसी दिन मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूँगी, उस दिन आप अपने ये सारे डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, इस सैटरडे तो हमारी डाउट क्लास भी है वैसे भी, है ना? नहीं मेरे भाई कुणाल, तुम समझते नहीं हो ना यार, तुम नहीं सुन रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपने सुना ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पंक्चर नाउन भी है और वर्ब भी है। पंक्चर नाउन भी है और वर्ब भी है। तो पार्टिसिपल या एडजेक्टिव वही बन सकते हैं जो वर्ब है, नाउन नहीं बन सकते। ठीक है? ये थी बात। ओके जी। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और आ जाइए आगे। और देखो ये बात करते हैं किसके बारे में? एडजेक्टिव्स के पार्ट्स के बारे में। थोड़ी देर में कैमरा ऑन कर देंगे। लाइट चली गई है, ठीक है। देखो एडजेक्टिव्स के हमारे भाई ये पार्ट्स हैं। डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर, डेमोंस्ट्रेटिव, पजेसिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट एंड आर्टिकल। सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव के बारे में, है ना। अच्छा आप बताओ बेटा, जो डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन का मतलब होता क्या है? डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव का मतलब भाई क्या होता है? अलग नहीं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब अलग का होगा। सिंपल। अच्छा, डिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, इन्फॉर्मेशन होता है, विस्तार में, हाँ जी, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना इज़ कॉल्ड उसका डिस्क्रिप्शन, जानकारी। हाँ, तो किसी भी चीज़ के बारे में जब जानकारी दी जाती है तो उसे डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को अच्छा बोलते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को बुरा बोलते हैं, जब आप उसे सुंदर बोलते हैं, जब आप उसे बदसूरत बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं भई? ये सब हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। क्या है ये सब हमारे? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। तो अगर कोई भी वर्ड है जिससे हम कोई भी क्वालिटी दर्शाएँ, कोई भी बुराई दर्शाएँ, तो वो सब हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में जाएँगे, ठीक है? क्वांटिटेटिव में क्या बताओगे? किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, कोई चीज़ अगर कम है, कोई चीज़ अगर ज़्यादा है, कोई चीज़ अगर लाइक कोई भी अगर क्वांटिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि भई सम है, आपने बोला ओनली है, आपने बोला फ्यू है, ऐसा कोई भी वर्ड अगर आप बोलोगे तो वो क्या जाएगा हमारा क्वांटिटी में चला जाएगा। प्रॉपर का मतलब होता है नाम। अगर कोई भी जगह का नाम है, जहाँ से कोई भी चीज़ बिलॉन्ग करती है, तो वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव में जाएगा। जैसे अगर आप बोले इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर में जो इंडियन है ना, ये हमारा हाँ, इंडियन, एशियन या फिर चाइनीज़ या फिर जापानीज़, इटालियन, ये सब हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है? क्या है ये सब हमारे? हाँ, जो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि भई ये तो गुजराती डिश है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ढोकला है, वो एक गुजराती डिश है ना ढोकला? तो हिंदी में भी गुजराती वर्ड क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा, जहाँ से आप ढोकले का ओरिजिनेशन के बारे में बात कर रहे हो। तो मराठी, बंगाली, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? अमेरिकन एटसेट्रा। डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब है संकेतवाचक। संकेत कैसे करते हैं? दिस गर्ल, दैट बॉय, दीज़ गर्ल्स, दोज़ बॉयज़, है ना? तो 4 ही वर्ड्स आते हैं इसमें हमारे दिस, दैट, दीज़ और दोज़। पॉसेसिव का मतलब अधिकार दर्शाना। जैसे भई ये मेरा पेन है, तो आप क्या बोलते हो बेटा इसके लिए? दिस इज़ माय पेन। ये आपका पेन है तो योर पेन, हमारा पेन है तो हमारा, तुम्हारा, ये सब हमारे पॉसेसिव में जाते हैं। इंटेरोगेट का मतलब सवाल पूछना। अच्छा, एक यहाँ पे एक बहुत मज़े का पॉइंट है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? सवाल पूछना। लेकिन आपको पता है कोई भी शब्द एडजेक्टिव बस कब बनता है? जब वो नाउन के पहले आ सके, है ना? तो यहाँ पर सिर्फ आपके वही प्रश्नवाचक शब्द जाएँगे, जिन्हें आप नाउन के पहले इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस कायनात में बस 3 ही ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जो नाउन के पहले लग जाएँ, वो हैं व्हिच, whose एंड what। दीज आर द ओनली 3 वर्ड्स जिनका प्रयोग आप एक नाउन के पहले कर सकते हो सवालों को पूछने के लिए। बाकी और कोई वर्ड एडजेक्टिव का पार्ट नहीं बन सकता है। इंडेफिनिट का मतलब जैसे कि एवरी गर्ल, ईदर गर्ल, ईच गर्ल, नीदर गर्ल। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन जब नाउन के पहले करते हैं ना, तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाते हैं। आर्टिकल्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, ए एंड द, है ना? तो ये हैं भाई हमारे एडजेक्टिव्स के टाइप्स। अब यहाँ पे हमें एक टाइप को थोड़ा डिटेल में समझना है, क्वांटिटेटिव वाले के बारे में, क्योंकि वहां से काफी तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो एक बार आप इसे समझिएगा। देखिए डियर ऑल, क्वांटिटी हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है? क्वांटिटी हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है, नहीं राहुल कैसे हो सकते हैं भाई, एडजेक्टिव बनने की शर्त भी तो होनी चाहिए। इंडेफिनिट में ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये वाले वर्ड अक्षर। क्वांटिटी हमारे दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी डेफिनिट क्वांटिटी, हाँ जिसमें आप चीजें गिन सकते हो। एक होती है हमारी इनडेफिनिट क्वांटिटी। इंडेफिनिट में भाई हमारे वर्ड्स आ जाते हैं वो जहाँ से आपको एक्चुअल मात्रा का ना पता चले, जैसे कि सम, जैसे कि फ्यू, जैसे कि लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, मच, मैनी। आपको पता है कि बहुत सारा है, बट आपको एक्चुअल नहीं पता कि कितना है। एम आई राइट? यही तो होता है भाई, ऑल भी आ जाएगा, है ना? आपको नहीं पता कि एक्चुअली कितना है। डेफिनिट में हमारे तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, ऑर्डिनल,
ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल में हमारे जाते हैं ऑर्डर बनाने वाले शब्द, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड मतलब रोमन नंबर वाले ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। कार्डिनल में जाते हैं संख्या बताने वाले शब्द, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। एंड मल्टीप्लीकेटिव में जाते हैं मल्टीप्लाई करने वाले शब्द, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो डेफिनेट में भाई हमारे तीन तरह की क्वांटिटीज हैं। ऑर्डिनल, जिनसे आप किसी की पोजीशन बताते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ। कार्डिनल्स, संख्यात्मक, इन्हीं को कार्डिनल का दूसरा नाम होता है बेटा न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। क्या नाम होता है इसका? न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। 1 लीटर 2 लीटर न्यूमेरल में ही जाएगा। अगर कभी भी 1 2 3 4 लगाना पड़ेगा तो वो हमारा न्यूमेरल में ही जाएगा। एंड मल्टीप्लिकेटिव इज लाइक जहां पर हम मल्टीपल कर रहे हो, भाई पहले उसने अपना सिंगल स्टोरी घर बनाया, फिर उसने डबल स्टोरी घर बनाया और अभी उसका ट्रिपल स्टोरी मकान है। तो ये हो गया क्या करना, मल्टीप्लाई करना, एक पे एक पे एक पे एक ऐसे कर देना। अच्छा यहाँ से ना, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से एक सवाल काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आप देखिएगा एक क्वेश्चन, इफ आई से आई हैव रेड द 5 फर्स्ट पेजेस ऑफ दिस नॉवल। क्या ये मैंने सही लिखा है जी ऑल? काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही सजेस्ट किया है, ये मैंने गलत लिखा है, सही क्या होना चाहिए? पहले फर्स्ट आएगा और फिर 5 आएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एक रूल की वजह से, एंड दैट रूल इज़ कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हुए ना, तो सबसे पहले आप ऑर्डिनल लगाते हैं, फिर आप कॉर्डिनल लगाते हैं एंड फिर आप मल्टीप्लिकेटिव लगाते हैं, ठीक है? तो हमेशा जो सीक्वेंस है वो ओसीएम का चलता है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला, फिर 1 2 3 4 वाला मतलब कॉर्डिनल एंड सबसे बाद में मल्टीप्लिकेटिव वाला, ठीक है? तो इस रूल को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये उसी का एग्जाम्पल था। राइट एवरीबॉडी? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गई है सारी बात अच्छे से? वो कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत होती है ना, तो इमारत बहुत मजबूत बनती है ना? हाँ, तो बस इसीलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स ही हैं बस जो आपको इंग्लिश सिखाएँगे। सवाल आप भले कई सारे सॉल्व कर लें, बट जब तक रूल्स में क्लैरिटी नहीं है, सवाल आपको कुछ सिखाएँगे नहीं। सिखाएँगे तो बस रूल्स, सवाल तो सीखे हुए में आपको एक्सपर्ट बनाएँगे, है ना? चलो, बात करेंगे इनकी डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिज़न के बारे में। देखो, अगर कभी भी आप क्वालिटी की बात करोगे, है ना? अगर कभी आप क्वालिटी की बात करोगे, तो क्वालिटी भाई सब में बराबर तो होती नहीं है। अब किसमें कम, किसमें ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग कंपैरिज़न करते हैं, है ना? बिल्कुल आती। और वो कंपैरिज़न हमारा 3 तरीके से होता है, पॉज़िटिव डिग्री के रूप में, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं वर्ड टॉल लेती हूँ टॉल, तो टॉल के 3 तरह के शब्द बनते हैं, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। और इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क है डिग्रीज़ का, इनको यूज़ करने का। एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव वर्ड वो वर्ड होता है जो किसी भी शब्द की एकदम बेसिक फॉर्म होता है और आप इसका यूज कंपैरिजन में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर रवि टॉल है तो रवि इज टॉल, आपने किसी से कोई भी तुलना रवि की नहीं करी, तो जिस शब्द को आप तुलना ना करने में यूज करते हो वो आपका पॉजिटिव डिग्री वर्ड कहलाता है। राइट? कंपैरेटिव डिग्री वर्ड कौन सा होता है? जो दो वस्तुओं के कंपैरिजन में काम आता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर रवि राहुल से ज्यादा लंबा है तो आप क्या बोलेंगे? रवि इज टॉलर देन राहुल। रवि इज टॉलर देन राहुल, क्योंकि आपने दो लोगों में कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन में या तो हम ई आर जोड़ते हैं या हम मोर जोड़ लेते हैं। अगर रवि राहुल से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो अब आप क्या कहेंगे? रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल। रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल, है ना? और बचा अपना सुपरलेटिव। जब दो से ज्यादा जब दो से ज्यादा चीजों के बीच कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री वर्ड आ जाता है। सुपरलेटिव में या तो हम ई एस टी ऐड करते हैं या उसके पहले मोस्ट लगा देते हैं। अगर रवि क्लास का सबसे लंबा लड़का है तो अब आप क्या बोलेंगे? रवि इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। या राइट, एकदम सही। ठीक है, तो ये वाली बात क्या यहाँ सब लोगों को समझ में आ गई है? सबको ये तीनों वर्ड्स क्लियर हैं? तीनों का यूज सबको समझ में आ गया? ग्रेट। अच्छा मुझे बताइए कि ओल्ड की डिग्रीज क्या क्या बनेंगी? ओल्ड का कंपैरेटिव क्या बनेगा? ओल्ड का कंपैरेटिव क्या बनेगा? ओल्डर। और सुपरलेटिव? ओल्डेस्ट। तो फिर एल्डर और एल्डेस्ट किसके होते हैं ये बताएं? एल्डर और एल्डेस्ट किसके होते हैं? ये भी ओल्ड के ही होते हैं, ठीक है? ओल्ड के दो तरीके से बनते हैं, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट। ऐसा क्यों, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे।
बताइए गुड का कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या बनेगा? गुड के तीनों वर्ड्स लिखिए। वेरी वेल डन। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड के लिखिए बैड के। वेरी वेल डन। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। लिटिल के लिखिए, लिटिल का क्या बनेगा? लिटिल, राइट नावल, मोर लिटिल नहीं। सुनील बिल्कुल सही। लिटिल, लेस, लीस्ट। लिटिल, नहीं 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 ललित ये नहीं बनेगा। लिटिल, लेस, लीस्ट। जी, चलिए, वेरी वेल डन। आगे बढ़ते हैं। एंड टाइम आ चुका है जब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। 5 क्वेश्चंस हैं, पोल के साथ सवाल रहेंगे, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में है। सवाल आपको पढ़ना है, 4 ऑप्शंस आपको देखने हैं और राइट आंसर आपको मार्क करना है। टेस्ट पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, पूरा का पूरा फ्रॉम द सिलेबस है। तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में हमने जो भी वोकैब पढ़ी थी, उसी का टेस्ट है। और ये टेस्ट आपके लिए एक मिरर का काम करेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है? चलिए, 30 सेकंड्स का टाइम ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, दिए गए इडियम का मीनिंग बताइए। वेरी वेल डन गाइस, बहुत ही खराब प्रदर्शन। 53% बट चलिए अच्छा लगा कि आधो आधे से ज़्यादा तो कुछ पढ़ कर आए हैं। हुँ, अगला सवाल लीजिए। इडियम, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। Another one, it's Greek to me. - 68%. Another one word substitution. Who collects coin as hobby? Wow. ओके, वेट। एक्चुअली नहीं, नहीं आपने गलती से नहीं किया है। इसके ऑप्शंस गलत हो गए हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन के ना। ये हाँ, इसके ऑप्शंस रॉन्ग हो गए हैं, तो आपने खामखा का तुक्का जो मारा है ना, हाँ जी, वो क्वेश्चन दूसरा था बट ऑप्शंस दूसरे के आ गए हैं। हाँ, बट जितने भी लोग बता रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, उनके +10 हो जाएँगे, जैसे कि शाइंकी ने बताया, अक्षता ने बताया है, अविनाश ने बताया, अरे भाई तुम तो सबको ही पता है, अक्षय, चिदानंद, ऋतु, सौरभ, श्वेता। अच्छा जितने भी लोग हैं ठीक है भैया ऑटोमैटिकली समझ जाना, वेरी वेल डन। जो भूल गए ठीक है कोई बात नहीं, नहीं, नहीं सही गलत है। आ जाइए, अगले पे आ जाओ। अगला सवाल लीजिए। अ लवर ऑफ मैनकाइंड। 68%। सो ऑन एवरेज मुझे लगता है 68% लोग ही हैं जो बेसिकली पढ़ते हैं, पढ़कर आए हैं। तो चलिए, सारे सवालों का मीनिंग जान लेते हैं। तो पहला अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब था डिस्प्यूट करते रहना, 53% लोगों ने बताया। फिर किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब है कि आपने उसे इग्नोर किया, तो नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इट्स ग्रीक टू मी कुछ भी समझ में ना आना, नंबर डी। हू कलेक्ट्स कॉइन एज़ हॉबी का आंसर था न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। फिलेटलिस्ट वो होता है जो जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, स्टाम्प्स को कलेक्ट करने वाला। हाँ जी, अक्षता श्योर। अ लवर ऑफ मैनकाइंड इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है? और आप में से जिसने भी ईमानदारी से 5 में से 5 सही किए हैं, आप लोग बिल्कुल सही दिशा पे हैं। और किसी ने अगर एक भी गलत किया, एक भी जो आपको नहीं पता था,
फिर आप सही ट्रैक पे नहीं हो, ठीक है? अंकिता ये वाला जो था लास्ट वाला तो मैं नंबर 4 वाला नहीं मानूँगी क्योंकि नंबर 4 वाले के सारे ऑप्शन गलत थे, है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये जो 4 वाले, 5 वाले हैं, आप दोनों ही ठीक हैं। सो वेरी वेल डन गाइज़ एंड मैं देख नहीं पा रही हूँ बाकियों का। अगर आप में से किसी के 3 हैं, 2 हैं, 1 है या 1 भी नहीं है, तो बेटा जी मैंने आपसे बोला था कि यही आपका मिरर है ना? यही मिरर है और यहीं पर आपको देखना है। हाँ, इट्स ओके इंटरनेट एरर है, कोई और एरर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने सॉल्व किए हैं, अगर आपने सारे सही किए हैं तो आपको पता है, आपको आपकी नज़रों में तो पता है ना। आपको मेरी नज़रों में इंटेलिजेंट बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको आप ही की नज़र में इंटेलिजेंट बनना है, तभी आप आपके काम आओगे। मेरे काम थोड़ी आओगे ये बताओ? नहीं ना? तो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं बस आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपके ऑल क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, आपको सबके जवाब पता थे, तो आप एकदम सही दिशा में हैं, आप सिलेक्शन वाली जर्नी में हैं। बाकी के लोग अगर एक भी गलत हुआ था, तो आप उस दिशा में इन लोगों से पीछे हैं। और सोचिए इस क्लास में बस 200 ही बच्चे हैं और ऐसे 4 बैचेस चल रहे हैं मतलब 800 बच्चे और ऐसे कई लाखों इंस्टीट्यूट्स में 800 बच्चे अभी क्लास ले रहे होंगे अर्थात करोड़ों बच्चे। आप उन करोड़ों बच्चों से पीछे हो जाते हैं, है ना? हो जाते हैं ना? तो कॉम्पिटिशन कितना बड़ा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम 5 दिन की वोकैब नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं एकदम, है ना? समझ रहे हो इस बात को? इसलिए मैंने आपको बोला, चाहे इंटरनेट का एरर रहा हो, चाहे आप लेट आए हो, चाहे कुछ और एरर रहा हो, आपको अपना पता है, आपको अपना पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, और यहाँ से अगर कुछ सीख मिले तो यही सीख ले लेना कि जब आप इस ही क्लास के बच्चों से अगर पीछे हो, तो पूरे भारत के करोड़ों बच्चों से कैसे कॉम्पीट कर पाओगे, है ना? ये सवाल सोचना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ओल्ड के 2 वर्जन्स बनते हैं। एक तो बनता है ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट, एक बनता है ओल्डर और ओल्डेस्ट और ऐसा क्यों होता है तो यहाँ समझिएगा। एल्डर और ओल्डर में क्या फ़र्क होता है? एल्डर का मतलब होता है अभी एडजेक्टिव्स खत्म नहीं हुआ अक्षता बहुत बड़ा बचा है अभी। एल्डर का मतलब होता है सेम फैमिली में जब कोई बड़ा होता है ना, सेम फैमिली में ब्लड रिलेशन में जब कोई बड़ा होता है तो उसे एल्डर बोलते हैं। ओल्डर का मतलब होता है बाहर वाले लोग मतलब जो आउटर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, जब उन्हें आप अपने से बड़ा बताते हैं उम्र में, तो आप उनके लिए ओल्डर का यूज़ करते हैं। अपने सगी संबंधी भाई-बहनों में हम लोग एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर का प्रयोग करते हैं। पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क एल्डर का प्रयोग मात्र और मात्र ह्यूमन के लिए किया जाता है, जबकि जो ओल्डर है वो लिविंग और नॉन लिविंग सबके काम आ सकता है। मतलब आप ओल्डर से बिल्डिंग्स को भी पुराना दर्शा सकते हैं, गाड़ियों को भी पुराना बता सकते हैं। तो ये सब आप ओल्डर से बता सकते हैं। तीसरी बात, जब आप तुलना करते हैं जब आप तुलना करते हैं, तो आप एल्डर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। हाँ जी अविनाश, यू टू और ओल्डर के साथ आप देन का प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि माय ब्रदर इज़ ओल्डर देन माय सिस्टर तो क्या ये वाक्य करेक्ट लिखा है मैंने? माय ब्रदर इज़ ओल्डर देन माय सिस्टर नो, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट एग्जांपल। क्यों? मेरे भाई-बहन एक-दूसरे के सगे भाई-बहन लगे ना, एक-दूसरे के सगे भाई-बहन लगे तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? आप इन्हें बोलेंगे माय ब्रदर इज़ एल्डर, एल्डर के साथ बेटा कभी देन नहीं आता, क्या आता है? एल्डर के साथ कभी देन नहीं आता, क्या आता है बेटा हमेशा? टू, तो एल्डर टू माय सिस्टर, एल्डर टू माय सिस्टर। योर कार इज़ देन माय कार, आपकी कार मेरी कार से ज़्यादा पुरानी है, क्या लगाऊँ? हाँ, सनिकाज़म भी यूज़ करते हैं एल्डर का। हाँ, शांति। क्या लगाते हैं? ओल्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओल्डर। क्योंकि कार कैसी वस्तु है? निर्जीव वस्तु है। ट्रू, वेरी वेल डन। अगला समझिएगा। बात करेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बारे में। सबसे पहली चीज़ ये कि जो लिटिल है या जो फ्यू है, इन दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं। क्या मतलब होगा इनका? ना के बराबर। क्या मीनिंग बनेगा बेटा? ना के बराबर। फ़र्क क्या है? लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए। ठीक है? ये हुआ इसमें फ़र्क। ठीक है? एग्ज़ाम्पल समझो कैसे? हाँ, हिमांशु बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल जैसे भई देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज। तो बताएँ कि भाई दूध कितना है फ्रिज में? इट इज़ ना के बराबर, बहुत ही ज़्यादा कम, किसी काम का नहीं है मतलब है ना? लिटिल मिल्क का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ना के बराबर। क्या मतलब बना बेटा एकदम? ना के बराबर, ठीक है? फ्यू कहाँ लगाएँगे? जब वर्ड काउंटेबल होगा। एग्ज़ाम्पल ड्यू टू हेवी रेन बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से ओनली 2 स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट्स जॉइन्ड जॉइन्ड द डिबेट। कितने स्टूडेंट्स हैं? 2, है ना? अब ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं समझिएगा भई, समझिएगा कि भाई हमने सेलेक्ट किए थे 100 स्टूडेंट्स, लेकिन जॉइन किया बस 2 स्टूडेंट्स ने। तो इसे मैं क्या बोलूँ? फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू के द फ्यू डेफिनिटली इसे मैं बोलूँगी ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जॉइन द डिबेट, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स जॉइन द डिबेट। ये हुआ फ्यू का मतलब, स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स जॉइन द डिबेट।
हाँ, नहीं, नहीं, मिल्क के साथ फ्यू कैसे आता है? क्या होता है फ्यू मिल्क? लिटिल मिल्क होता है। राहुल इसका मतलब साइज़ वाला छोटा होता है, लिटिल ब्रदर छोटा भाई। मतलब छोटा। अ लिटिल और द लिटिल को भी देखते हैं जैसे। देखो, अ लिटिल का मतलब थोड़ा-सा, मतलब सम। ये आपको सेंस देगा भाई किसका? सम का। अब जैसे ऐसे लिखा होता है कि हाँ, भैया बिल्कुल आ सकते हैं। देखो ऐसे लिखा होता है कि भाई अ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज़ अ मस्ट फॉर ऑल। क्या मतलब है इस बात का? कंप्यूटर की कितनी नॉलेज सभी के लिए ज़रूरी है भई? कितनी नॉलेज? थोड़ी-सी नॉलेज है ना? मतलब कम से कम ऑन ऑफ करना आता हो, छोटी-मोटी फाइल भेजना आता हो, जीमेल वगैरह कम से कम चलाना आता हो, तो मतलब थोड़ी-सी नॉलेज सभी के लिए ज़रूरी है। तो ये पॉज़िटिव सेंस में हुआ, है ना? राइट? क्लियर? बेसिक नॉलेज बिल्कुल। एंड व्हाट इज़ द लिटिल और द फ्यू? इनका मतलब होता है लाइक इसका मतलब ये होता है कि जितना भी थोड़ा बहुत है, जितना भी है वो सारा, जितना भी है वो सारा। लिटिल बट ऑल, लिटिल बट ऑल है बहुत थोड़ा-सा, बट वो सारा का सारा जब यूज़ में हो रहा है। देखो कैसे एग्ज़ाम्पल समझो। माय मॉम गेव द लिटिल फूड टू द beggar टू द beggar दैट शी हैड। क्या मतलब हुआ बताओ मुझे वाक्य का? वाक्य का मतलब क्या हुआ कि मम्मी ने दे दिया वो सारा थोड़ा-सा खाना भिखारी को जो उनके पास बचा हुआ था। इसके बाद में कुछ बचेगा ही नहीं एग्ज़ैक्टली। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत थोड़ा-सा है बट वो सारा का सारा यूज़ में आ रहा है। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बट जितना भी है वो सारा का सारा। जितना भी थोड़ा बहुत है वो सारा का सारा। अब चाहे सफिशिएंट हो या नहीं हो, बट जो भी है वो सारा का सारा यही है। हाँ, चाहे वो सफिशिएंट था या नहीं था, बट जो भी था वही था बस। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा इन वर्ड्स में? एकदम समझ में आ गए हैं अच्छे से? बस ये ध्यान रखना कि फ्यू वाले काउंटेबल के साथ जाएँगे, उनके बाद वाला वर्ड हमेशा प्लूरल आएगा और जो लिटिल वाले हैं वो अनकाउंटेबल है, तो उनके बाद वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है? आ जाओ। लेटर और लैटर इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? देखो, ये तो होता है बाद में। देखो फ्यू का सेंटेंस बन जाएगा जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो मैं मार्केट जा रहा हूँ अपने थोड़े से दोस्तों के साथ में, मतलब 3-4 दोस्त मेरे मेरे साथ में जा रहे हैं विद अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। और द फ्यू का मतलब जैसे आई हैव लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट माय फादर गिव मी। मेरे पापा ने मुझे जो भी 3-4 पेन दिए थे ना, वो सारे मुझसे खो गए। तो ये हुआ यूसेज का द फ्यू का। ठीक है? क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही। देखो, एक तो बेटा ये वाला लेटर होता है, इसका मतलब तो क्या होता है पत्र। ये वाले का मतलब होता है बाद वाला। और ये वाले का मतलब होता है बाद में, है ना? एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे कि भई मैं आपसे बाद में बात करूँगी, तो हम क्या बोलते हैं? आई विल टॉक टू यू किसी और वक़्त पे बात करूँगी, है ना? ये वाला लेटर रोहित एंड मोहित आर फ्रेंड्स, द लेटर वन इज़ अ डॉक्टर। तो बताओ डॉक्टर कौन है? हू इज़ डॉक्टर? मोहित है ना? बाद वाला मतलब लेटर और कौन है बाद वाला भई यहाँ पे? मोहित। तो मोहित कौन है? मोहित यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है? तो जैसे बोले ना कि भाई मूवी का इंटरवल वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, तो क्या बोलते हैं? द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज़ मोर इंटरेस्टिंग ऐसे बोल देते हैं, ठीक है? चलो, वेरी वेल डन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब पहले, ये तो हो गया बेटा पोज़ीशन, ये तो हो गया पोज़ीशन वाइज़। अच्छा कौन बताएगा फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ फॉरमोस्ट? एनीवन? सबसे पहले? अच्छा, पहले का फिर सबसे पहले? राइट दिव्या। इसका मतलब होता है बेटा सबसे महत्वपूर्ण। क्या मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण? तो फॉरमोस्ट का मतलब क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। फॉरमोस्ट का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे भाई द फोरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ एसएससी इज दैट एन एस्पायरेंट मस्ट बी 18 प्लस ईयर्स इन एज, है ना? सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया क्या है एग्जाम का? कि सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं वो 18 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए। तो फोरमोस्ट इज व्हाट? इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज का महत्वपूर्ण कितना है। तो फर्स्ट तो पोजिशन वाइज हो गया, फॉर एग्जाम्पल आई केम फर्स्ट इन द क्लास, स्थान वाइज। और फोरमोस्ट इज जैसे द आईपीएल
the IPL has become the foremost cricket tournament ऑफ इंडिया, है ना भाई? ये बात सत्य है ना? आईपीएल क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट बन गया है ना, लोगों को मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, बहुत ज्यादा। ऐसे लगाते हैं इसको, ठीक है? चलो, नियर और नेक्स्ट में फर्क बताओ क्या होता है भाई? नियर और नेक्स्ट में क्या फर्क है? बिल्कुल सही बात है, पास और अगला। नियर माने पास वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई ये मेरे लाइक नियर हाउसेज हैं, तो मतलब आसपास में, और नेक्स्ट का मतलब क्या होगा? जस्ट अगला या बराबर वाला, है ना? तो ये एडजेसेंट हो गया, जो आपके बिल्कुल बराबर वाला घर है वो आपका नेक्स्ट है। और जितने भी आमने सामने घर हैं वो सब क्या है भाई? वो सब आपके नियर बाय हैं, है ना? द हाउस नेक्स्ट डोर, बिल्कुल सही। तो ये तो सिंपल सा, चलो सबको पता ही है। अच्छा यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ बताओ मुझे कि इस वाक्य में क्या गलत है? इस सेंटेंस में क्या गलत है बेटा? तो बहुत सारे अलग-अलग आंसर्स आ रहे हैं, बट ज़्यादातर आंसर्स यही है कि मोर के साथ ईआर नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। द शेरी मैंगोज़ आर स्वीटर देन शुगर, बस ये बनेगा, मोर स्वीटर नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज़ द रूल इज़ डोंट यूज़ डोंट यूज़ डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव। डोंट यूज़ डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव। तो अगर हमने बेटा स्वीटर बोल दिया तो मोर को लगाने का कोई पॉइंट नहीं है ना? मोर को लगाने का कोई भी पॉइंट नहीं है, ये एकदम गलत है। अगले वाले पे आइए, इसमें बताइए। रोहन इज़ टॉलर देन अदर बॉय ऑफ द क्लास। टॉलेस्ट नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि अदर बॉय लिखा है। बॉयज करोगे तो टॉलर गलत है, और अगर टॉलेस्ट करोगे तो बॉय गलत है। टॉलर के साथ देन जरूर जाएगा आरती, जब जब टॉलर आएगा देन जरूर आएगा बेटा। राइट नावल, बिल्कुल सही। अगर कभी भी बेटा जी सुनिएगा, अगर कभी भी आपने एक सिंगुलर नाउन लिया है और आप फिर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं देन के साथ, है ना? तो ध्यान रखें कि आपको पहले एनी लगाना है, तब आप यहाँ पे अदर प्लस सिंगुलर नाउन लगाएंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि रोहन क्लास के अन्य किसी लड़के से ज्यादा लंबा है, तो वाक्य बनेगा रोहन इज taller than any other boy, any other boy of the class, of the class। ऐसे बनेगा, ठीक है जी? ऐसे। कुछ नहीं श्वेता, बस मैंने ये लिखवाया बेटा, अगर अगर कभी भी आप कंपैरिजन कर रहे हो और आपने दूसरे बंदे के बारे में लिख दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी भी अदर आएगा ना, तो हमेशा एनी का लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा दो लोग होंगे, दो, है ना? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो को दिखाने के लिए एनी का लगाना अनिवार्य है। अगर आप एनी नहीं लगाएंगे तो मुस्कान, ये वाक्य गलत है बेटा, बिल्कुल से। क्योंकि कंपैरेटिव तो बस दो के लिए आएगा। मैं आपसे बोलूं कि भाई गंगा भारत की अन्य किसी नदी से ज्यादा पवित्र है, तो क्या बोलेंगे? द गंगा इज मोर सैक्रेड या होलियर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। द हिंदू भारत के अन्य किसी न्यूज़पेपर से ज्यादा पॉपुलर है। द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। रिमेंबर कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी यहाँ पे। अदर के बाद क्या लिखा है? यही लिखा है जो सेंटेंस में, बॉय ऑफ द क्लास। बॉय ऑफ द क्लास। ऊपर एसएन, एसएन माने सरोजनी नगर मार्केट। अच्छा सॉरी, एसएन माने सिंगुलर नाउन, ठीक है? हाँ जी, क्लियर हुआ भाई यहाँ पे सब लोगों को? चलो अगले पे आओ, ये वाला देखो। अलेक्जेंडर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर किंग्स। सिकंदर सभी राजाओं में सबसे ज्यादा महान थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट। बताओ वाक्य सही है क्या? इसमें एनी अदर नहीं आएगा। एनी अदर बस तब आता है जब दो का कंपैरिजन होता है, यहाँ पर आप सबसे तुलना कर रहे हो एक साथ। जो बच्चे कह रहे हैं अदर नहीं लगेगा, मे आई नो द कारण? व्हाई शुड आई ओमिट अदर फ्रॉम हियर? व्हाट इज द रीजन? देन तो है ही नहीं राहुल। व्हाई नृपेंद्र? व्हाई? नहीं रोहित गलत। सुपरलेटिव है तो देखिए क्या होता है ना, आपने पता है भी क्या बोला है कि सिकंदर सबसे महान राजा थे, है ना? सिकंदर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ, बट आपने पता है क्या बोला? ऑल अदर किंग्स। अदर का मतलब सिकंदर को छोड़ के, सिकंदर को छोड़ के बाकी जितने भी राजा थे ना, सिकंदर उनमें सबसे महान थे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अदर लगा दिया तो फिर तो अलेक्जेंडर इस कंपैरिजन के बाहर हो गए, क्योंकि आपने बोला अलेक्जेंडर को छोड़ के बाकी के सारे, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अगर आपको अलेक्जेंडर की तुलना करनी है बाकी के राजाओं से, तो अदर की जगह पे द लगा दीजिए, बिल्कुल सही। अलेक्जेंडर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं में
अलेक्जेंडर सबसे ज़्यादा महान थे। दिस शुड बी द रीज़न। अगर कभी भी आपके पास में सुपरलेटिव डिग्री अगर है, तो रिमेंबर कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कभी भी आप अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर जो आपका सब्जेक्ट है, वो कॉम्पिटिशन के बाहर हो जाएगा, है ना? देखो कैसे? इसको और आसान एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। सपोज़ भाई मेरा बर्थडे है और मैंने आप सबको बोला कि भाई आप सब लोगों को मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, ठीक है? 8 बजे का मैंने टाइम दिया। अब 8 बजे आप में से 4-5 लोग आ गए, सपोज़ कुणाल आ गए, रोहित आ गया, राहुल आ गया, गीतांजलि आ गई, एकता आ गई। तो आप लोगों ने आके बोला कि मतलब आपने हाय हेलो किया, तो मैं आपसे क्या पूछूँगी कि हेलो बेटा बाकी के लोग कहाँ हैं? है ना? तो वेयर आर द अदर्स? आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन अदर्स में आप लोग इंक्लूडेड हो जो आ चुके हैं? अगर मेरा सवाल है वेयर आर द अदर्स, तो क्या इन अदर्स में ये लोग इंक्लूडेड हैं जिनका मैंने नाम लिया? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अदर का मतलब होता है उनको छोड़कर। वही गलतियाँ हम ऊपर वाले सेंटेंस में भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अलेक्जेंडर सबसे महान राजा हैं, बट उन्हें छोड़कर बाकी के सारों में तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको कहना चाहिए कि जितने भी राजा हैं, जितने भी राजा थे उस वक़्त उन सब में अलेक्जेंडर सबसे ज़्यादा महान थे। सो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स मस्ट बी द राइट आंसर। तो सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का प्रयोग ना करें। अगर आप अदर का प्रयोग करते हैं तो इट एक्सक्लूड्स द सब्जेक्ट। ऐसा करने पर सब्जेक्ट ही आपका तुलना के बाहर हो जाता है। ऑफ ठीक है? हाँ, क्या ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया भाई? चलिए, अगले के बारे में बताइए देन, ये बताओ, इसमें क्या गलत है? कुणाल अनदर को ब्रेक कर दो। एन प्लस अदर, तो अनदर का मतलब दो में से दूसरे वाला, ठीक है? जी, जितने भी लोग बताएं देन नहीं आएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट गाइस, एकदम सही जवाब दिया आपने कि देन की जगह पे टू आएगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा एक रूल की वजह से होता है। अगर हम बात करें बेटा सुपीरियर की, हम बात करें इंफीरियर की, हम बात करें एल्डर की, यंगर की, हम बात करें प्रेफर की, सीनियर, जूनियर की, इन सभी शब्दों के साथ में कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। ये सभी हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। एक तो ये सभी हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं और इन सभी के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। सो माय अंकल विल प्रेफर टी टू लस्सी। अगर मैं उससे सीनियर हूं तो आई एम सीनियर टू हर, आई एम सीनियर टू हर। ठीक है, ये यूज है। क्या अभी सब लोगों को क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ जी, डन एकदम। ग्रेट। अगले वाले पे आओ देखो। महेश इज द मोस्ट यूनिक स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इसमें क्या गलत है बेटा? क्या मेरी आवाज़ अभी सब लोगों को आ रही है भाई? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, वीडियो रुक गया था बीच में ना, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल, बीच में काफ़ी लोगों ने आंसर इसे एकदम सीधे कि मोस्ट नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? हर्ष ने बोला, 1-2 बच्चों ने और बोला कि वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना? सुपरफ्लुअस हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही बात है। आई एम सीनियर टू राम, बिल्कुल हो सकता है ऋतिक, यही होगा और क्या बनेगा बेटा? यही बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे ना बेटा मोस्ट नहीं आएगा तो द भी तो नहीं आएगा, क्योंकि द भी तो मोस्ट की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे अयूनिक आ जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि बेटा यूनिक अपने आप में एक अलग स्पेशल वर्ड है। आप बोले एक्सीलेंट, सर्वश्रेष्ठ जिसका मतलब होता है। आप बोले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऑलरेडी एकदम अलग है, एकदम सबसे डिफरेंट है। आप बोले बेटा फुल, तो इसे और क्या भरोगे, है ना? आप बोले कोई भी ऐसा वर्ड जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसमें और ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता, उन सारे शब्दों के साथ में हम लोग कभी भी कंपैरिज़न नहीं करते हैं। एब्सोल्यूट, एंटायर, होल, यूनिक, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फुल, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द हमारे ऑलरेडी ऑलरेडी मतलब इस अवस्था में है कि इनमें और कंपैरिज़न नहीं हो सकता। इन सभी शब्दों के साथ में देन या टू या ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। वीडियो सही नहीं चल रहा है। शोभा एक बार रिफ्रेश करो बेटा। 1 मिनट रुको ज़रा अभी बताना। सही हुआ क्या देखो एक बार शोभा? चलो, अगले वाले पे बताओ आओ, इस पे आओ। द ब्यूटी ऑफ हिमाचल इज़ बेटर देन राजस्थान, इसमें क्या गलत है बेटा? पीछे वाला स्लाइड ये रहा। इनके साथ में डोंट यूज़ मोर और मोस्ट और देन। हाँ जी, अगर कोई भी ऐसे हैं जिनको ये सवाल बिल्कुल सही लगता है तो ईमानदारी से बताएँ। जिनको भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, वो मुझे ऑनेस्टली बताएँ कितने लोग हैं? ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपकी शर्ट रोहन से अच्छी है। आपकी शर्ट रोहन से अच्छी है। बताइए वाक़ई सही है कि नहीं? हाँ या ना? दोबारा सुनिए, दोबारा सुनिए। आपकी शर्ट रोहन से अच्छी है। अब वाक़ई सही है? गलत है ना वाक़या? क्यों गलत है?
क्योंकि मैं आपकी शर्ट का कंपैरिज़न पूरे के पूरे रोहन से कर रही हूँ, ये तो गलत बात है यार। आपकी शर्ट रोहन से अच्छी कैसे हो सकती है? आपकी शर्ट रोहन की शर्ट से अच्छी होनी चाहिए, है ना? इसी प्रकार जब आपने हिमाचल की ब्यूटी ली, तो पूरे राजस्थान से कैसे कंपेयर करने चल रही है आप लोग भई? गलत बात है ना? राजस्थान की भी क्या होनी चाहिए? बोती? राहुल बोती क्या होता है भाई ये? हैं? इतनी खतरनाक हिंदी मत लिखो कि किसी को पल्ले ना पड़े। हाँ, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था। जिन्होंने दिया वेरी वेल डन। जिनको नहीं समझ में आया उनको समझाया है, ठीक है? ठीक है? हुँ। हाँ, ब्यूटी लिख लो ठीक है, बोती-वोती मत करो ये, ठीक है? कभी ब्यूटी के चक्कर में बोटी हो जाए। तो कहने का मतलब जब हम कंपैरिज़न करते हैं ना, तो कंपैरिज़न ना हमेशा सेम चीज़ों के बीच होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते मेरे बाल तेरी चप्पल से अच्छे हैं। क्या बकवास है ये? क्या कंपैरिज़न क्या है ये? क्या पॉइंट है इस बात का, है ना? राइट? तो इसलिए क्या होगा, अगर आपने हिमाचल की ब्यूटी ली है, तो राजस्थान की भी क्या होनी चाहिए? ब्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राजस्थान की भी ब्यूटी होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और रूल अटकता है, कौन-सा? रूल ये है कि आप नाउन का रिपिटेशन नहीं कर सकते हो। नाउन की जगह पर हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन लिखते हैं। तो द ब्यूटी ऑफ हिमाचल इज़ बेटर देन, जहाँ पर आप ब्यूटी ऑफ लिखना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दैट ऑफ राजस्थान लिखेंगे। नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करते, वो ग्रामेटिकली गलत है। इसलिए आप वहाँ पे दैट ऑफ लिखोगे और अगर अगर ये जो नाउन है अगर वो प्लूरल होता, तो फिर आप बेटा यहाँ पे दोज़ ऑफ लिखते। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि पीपल ऑफ दिस कंट्री द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट कंट्री। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए बेटा? यहाँ पर मुझे पीपल क्योंकि प्लूरल है ना, तो दैट के बाद क्या आ जाएगा? दोज़ ऑफ आ जाएगा, दोज़ ऑफ कंट्री। देन दैट यहाँ पे आएगा बेटा, वेट, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा, दोज़ ऑफ दैट कंट्री यहाँ पे। देन पीपल ऑफ जहाँ पे कहना था वहाँ पे मैं क्या बोलूँगी बेटा? दोज़ ऑफ दैट कंट्री। हाँ, गीतांजलि, जब आप डिफरेंट देखो, अगर आप सेम चीज़ का कंपैरिज़न करें फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बस वहाँ लगेगा जहाँ पर आप 2 अलग-अलग चीज़ों का कंपैरिज़न करने बैठ गए हो। बस वहाँ के लिए बेटा ये रूल है, ठीक है? अब समझ में आई बात सब लोगों को? ये बिल्कुल ऐसा-सा सेंटेंस है जिसमें किसी को कोई एरर दिखाई नहीं देती है, पता है आपको? जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन्स आते हैं तो बच्चों को बहुत नो एरर लगाने का मन करता है। चलिए, इसमें बताओ क्या गलत है? द वेदर इज़ गेटिंग हॉट, इसमें क्या गलत है? द वेदर इज़ गेटिंग हॉट। नहीं, गेटिंग में कुछ दिक्कत नहीं है। सही है। देख लीजिए, सोच लीजिए। देख लो भैया, सोच लो। टू हॉट, नो एरर। अच्छा, एक बात बताएँगे आप मुझे? जिसमें बाथरूम में जिसमें पानी गरम होता है उसे क्या बोलते हैं? बाथरूम में एक ऐसा मशीन होता है जिसमें पानी गरम होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे गीज़र बोलते हैं, ठीक है? और जिससे जिसमें हम लोग लाइक रूम जिससे गरम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रूम में कुछ लगा देते हैं ना जिससे ठंडी में थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है, उसे हीटर बोलते हैं। अच्छा, जिसमें चटनी वगैरह पीस के बनाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्राइंडर या उसे मिक्सर बोलते हैं। राइट। ब्लेंडर भी बोल देते हैं ना? ब्लेंडर भी होता है ना, वो ब्लेंड कर देता है, हाँ, मिक्सर मिक्सर ब्लेंडर, हाँ। हुँ, अच्छा, एसी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? एसी की फुल फॉर्म एयर कंडीशनर होती है। हुँ, और ऐसे कूलर भी होता है ना, कूलर भी होता है ना? आपने कभी सोचा कि इन सब में ईआर क्यों लगा है? व्हाई इट इज़ कूलर नॉट कूल? व्हाई इट इज़ एयर कंडीशनर नॉट एयर कंडीशन? व्हाई इज़ इट हीटर नॉट हीट? व्हाई इट इज़ मिक्सर नॉट मिक्स? व्हाई? पता है क्यों? इन सब का काम पता है क्या है? प्रोग्रेस को बढ़ाने का। इनका काम क्या है? कि वो चीज़ जिस भी अवस्था में है ना, ये उसे उस अवस्था से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। कूलर का काम क्या है? हवा को पहले से ज़्यादा ठंडा करने का। एयर कंडीशनर का काम है एयर की कंडीशन को और ज़्यादा अच्छा करने का। प्यूरीफायर का काम है और प्यूरीफाई करने का। गीज़र का या हीटर का काम है और गर्म करने का। मिक्सर का काम है अच्छे से मिक्स करने का। अगर वेदर गर्म हो रहा है, तो पहले से ज़्यादा गर्म हो रहा है। द वेदर इज़ गेटिंग हॉटर। इसी बात पे 5 स्टार दे दो। ये वैसे ये मेरी खुद की क्रिएशन है। पता पता है क्यों? मेरे को ये वाला रूल ना समझ में नहीं आता। जिस वक़्त मैंने कोचिंग जॉइन करी थी ना यार, मुझे समझ ही नहीं आया भाई। मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों लगाएँ? क्यों? हम किसी को बोलते हैं यार यू आर लुकिंग फैट, क्या बोलते हैं? यू आर लुकिंग फैट, बट ग्रामर बोलती है यू आर लुकिंग फैटर। बट व्हाई? क्योंकि तुम पहले से ज़्यादा मोटे हो गए हो। तुम ऐसा थोड़ी कि तुम पहले तो धरती के अंदर गड़े हुए थे, एकदम से तुम ऐसे फूल के बाहर निकल गए, ऐसा थोड़ी है। आप पहले भी कहीं न कहीं एक्सिस्ट करते थे, उससे ज़्यादा फैल गए हो, तो बेटा यू आर गेटिंग फैटर। अगर आप पहले से ज़्यादा
लाइक कमज़ोर हो गए हो तो यू आर गेटिंग वीकर। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया, आपको पता है क्या? अरे एकता ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जो सही आंसर देते हैं उनके नाम नहीं लेती मैं। वो तो पहले से इंटेलिजेंट ही है ना बेटा, वो तो पहले से इंटेलिजेंट है ही, है ना? दिक्कत उनकी है जो इंटेलिजेंट नहीं है, उन्हें इंटेलिजेंट बनाना है, हमारा काम ये है, ठीक है? तो अगर किसी का नाम इग्नोर हो तो समझ जाएगा कि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं, आपको आता है, ठीक है? तो ये तो आपके लिए सम्मान की बात है। हाँ जी, तो मैं आपसे क्या कह रही थी? मैं आपसे कह रही थी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप पहले से ज़्यादा ठप होते जा रहे हैं, तो बताओ क्या कहना चाहिए? यू आर गेटिंग ठपर, यू आर गेटिंग ठपर, ठीक है? आप पहले से ज़्यादा, हाँ, अब नहीं भूलेंगे आप इस रूल को कभी भी जीवन में ना। हम बोल दें ना किसी को, यू आर गेटिंग ठपर, ठीक है? चलो, यस, चलो। तो ये वाले रूल का लॉजिक क्या हुआ कि अगर कभी भी कंडीशंस में प्रोग्रेस हो रही है, अच्छा मैं आपको कुछ बताने वाली थी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना तो बेटा, जैसे सपोज़ अगर कोई बीमार होता है, आप उससे पूछते हो कि हाउ आर यू? तो वो आपको क्या बोलता है कि हाँ, आई एम फीलिंग गुड। बंदा ऐसे बोलेगा आई एम फीलिंग गुड, ऐसे लड़खड़ा सा मुँह बना के। अगले दिन आप उससे मिलोगे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? फिर बोलता है या आई एम फीलिंग बेटर। क्या बोलता है? फीलिंग बेटर। व्हाई फीलिंग बेटर टुडे? आज बेटर क्यों बोला उसने, बताओ ज़रा जल्दी से बताओ। आज उसने बेटर क्यों बोला? क्योंकि प्रोग्रेस हुई है ना? प्रोग्रेस हो रहा है, कल से ज़्यादा अच्छा आज महसूस कर रहा है। अच्छा, और कभी-कभी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि भई ये इसकी तो सिचुएशन वर्स होती जा रही है। क्या बोलते हैं कभी-कभी डॉक्टर्स? कि भई ये जो पेशेंट है ना, इसकी सिचुएशन तो वर्स होती जा रही है। हम भी बोलते हैं, भई हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हर साल वर्स से वर्स होता जा रहा है। हमारी इकोनॉमी हर साल लोअर होती जा रही है ना? तो क्या हो रहा है ये बेटा? ये प्रोग्रेस घट रही है। प्रोग्रेस चाहे बढ़े कि घटे, चेंजेस तो हो ही रहे हैं। तो जब भी चेंजेस हो रहे हैं, तब तक क्या हो रहा है हमारा? कैसी डिग्री आ रही है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई है अच्छे से? ठीक है। सवाल कर लिए जाए, ये हमारा लास्ट रूल था। प्रोग्रेस पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है? प्रोग्रेस का मतलब है वृद्धि। अब वो ऊपर भी जाए कि नीचे जाए, चेंजेस तो हो ही रहे हैं, है ना? चलिए, कुछ सवाल करते हैं। आ जाइए। पहला सवाल देखो क्या लिखा है। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक, एक रिजर्व बैंक का बंदा आएगा, विल प्रोवाइड, वो आके प्रोवाइड करवाएगा स्टूडेंट्स को एन इनसाइट। इनसाइट मतलब एक दिशा दिखाने वाली चीज़। इंटू द इकोनॉमिकल फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल फ्यूचर के लिए। बताइए इसमें कहाँ पर एक गड़बड़ हो रखी है? लॉजिकली सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। नहीं नृपेंद्र, एडजेक्टिव तो ढूँढो बेटा, पहले एडजेक्टिव तो ढूँढो तभी तो एरो लगाओगे। अच्छा नंबर बी में कहाँ है एडजेक्टिव बताओ ज़रा? नंबर 2 में तो बेटा एडजेक्टिव है ही नहीं। अच्छा आपको पता है इसमें दिक्कत क्या थी? देखो, यहाँ लिखा है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो बड़ी ही सस्ते दामों पे मिल जाती हैं, चीप। ये तो बहुत ही इकोनॉमिकल सी बाइक है, कोई भी ले सकता है। ये चीप दाम की बाइक है, कोई भी खरीद सकता है। क्या हम अपने देश का फ्यूचर चीप बनाना चाहते हैं? नहीं। वो क्या बताना चाहता था? वो अपने देश के आर्थिक भविष्य के बारे में बताना चाहता था या वो इकोनॉमिक भविष्य के बारे में बताना चाहता था। तो इकोनॉमिकल नहीं, इकोनॉमिक फ्यूचर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो बताना चाहता था। ठीक है? तो एरर क्या था ऑप्शन नंबर 3 में इकोनॉमिक फ्यूचर होना चाहिए था। आप समझ में आई बात सब लोगों को? ओके जी? चलो कोई बात नहीं। अच्छा सवाल था ना बट ये वाला कितना, है ना? व्हाइल गिविंग अ लोन, जब भी लोन दिया जाता है, यू मस्ट चेक, आपको चेक करना चाहिए इफ द बोरोवर हैज़, जो लोन ले रहा है उसके पास है सफिशिएंटली कोलेटरल टू रीपे इट। तो क्या उसके पास इतना कुछ पैसा या संपत्ति है कि वो आपका लोन चुका सके? ये आपको देखना चाहिए। क्या उसके पास इतना है कि वो चुका सके? द रॉन्ग पार्ट वाज़ सफिशिएंटली। हमें चाहिए था बेटा सिर्फ यहाँ पे सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब इनफ, इनफ इज़ एन एडजेक्टिव, ये था नाउन, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा? जब आप इसे सफिशिएंट करोगे। क्या उसके पास पर्याप्त मात्रा में इतनी जमा पूँजी है या कोई प्रॉपर्टी है जो आपके पैसे चुका सके? इट इज़ अ डेज़र्ट प्लेस, ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे कोई आता-जाता नहीं है। तो डेज़र्ट का मतलब यहाँ पे छोड़ दिया गया प्लेस है, ठीक है? इसका प्रयोग सबने बंद कर दिया। बेटा डेज़र्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ डेज़र्ट? डेज़र्ट माने हाँ, रेगिस्तान, है ना? बट बेटा डेज़र्ट तो नाउन है। ये थोड़ी कह रहा है कि ये रेगिस्तान की जगह है, नहीं। अरे वो डेज़र्ट ये वाली स्पेलिंग नहीं होती है उसकी। आपको कहना चाहिए था बेटा डेज़र्टेड। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई आता-जाता नहीं है, सुनसान। इट इज़ अ डेज़र्टेड प्लेस। इसका प्रयोग करना लोगों ने बंद कर दिया है, इस जगह को लोगों ने छोड़ दिया है, भूतिया टाइप बना दिया है। इट इज़ अ डेज़र्टेड प्लेस, लोगों के द्वारा छोड़ा गया हुआ प्लेस है। नहीं, शैंकी कैसी बात कर रहे हो? कैसे बना देंगे भाई? नहीं ना? एज़ वन ऑफ द लीडर इंश्योरेंस कंपनीज़ इन इंडिया, दे ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज़। बहुत प्यारा सवाल है। सवाल तो बहुत सारे हैं, आप लोग घर से कर लेना, ठीक है? मैं आपकी छुट्टी कर दूँगी अभी थोड़ी देर में, ओके?
एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद 5 सवाल कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, शायंकी बिल्कुल। नहीं, वो वर्ब भी तो है ना। डेज़र्ट तो रेगिस्तान हो गया और डेज़र्ट करने का मतलब छोड़ देना। क्या क्या कर रहे हो बेटा? लीडर कंपनीज़ कैसी होती हैं बच्चों? लीडिंग कंपनीज़ होती हैं। कैसी कंपनीज़ होती हैं? लीडिंग कंपनीज़। एज़ वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज़। कह दो कि आपको नहीं पता था। क्या आपको नहीं पता कि लीडर कंपनीज़ नहीं होती, लीडिंग कंपनीज़ होती है ना? एज़ वन ऑफ द लीडिंग इंश्योरेंस कंपनीज़ मतलब वो जो काफ़ी मार्केट को लीड कर रही हैं, जो मार्केट में बहुत अच्छा कर रही है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? लीडिंग कंपनीज़ बोलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये वाला अच्छा करना। अमृता अच्छा नहीं पता था कोई बात नहीं। अमृता ऑफ़िस के काम से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थी, इसलिए वो मतलब जब शाम को आई तो वो बहुत थकी हुई लग रही थी। ये बिल्कुल उसी पे है जैसे मैंने वो आपको फ्रस्ट्रेट वाला रूल पढ़ाया था, बिल्कुल सेम उसी रूल पे है ये वाला सवाल। नहीं शांकी, जैसे फार्मर वाज़ फ्रस्ट्रेटेड, ऐसे ही अमृता वाज़ सो ओवरबर्डन्ड बाय ऑफिस वर्क। ओवरबर्डन इज़ किसी को बहुत ज़्यादा काम दे देना और ओवरबर्डन्ड होना इज़ बहुत ज़्यादा काम के नीचे दबे हुए होना। तो ओवरबर्डन। अच्छा कोई बात नहीं, काम करते हैं, एक काम करते हैं, जो हमारी सैटरडे को डाउट क्लास होगी ना, है ना? जो हमारी सैटरडे को डाउट क्लास होगी ना, उसमें हम लोग एडजेक्टिव्स के कुछ सवाल कर लेंगे, ठीक है? शुरू में डाउट्स ले लेंगे आप लोगों के, आधे घंटे डाउट कर लेंगे और फिर एडजेक्टिव्स के सवाल कर लेंगे ताकि क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कर पाए हैं लेकिन टॉपिक तो बड़ा है ना? इसीलिए फिर क्या होगा हमारा इसका अच्छे से रिविज़न हो जाएगा, है ना? और जो आपके डाउट्स हैं वो भी दूर हो जाएँगे। किस-किस को वोकैब पढ़नी है? जल्दी से बताओ। किस-किस को वोकैब पढ़नी है? मैं तो बेटा डेली लेकर आती हूँ वोकैब। पढ़नी है ना? चलो ठीक है, पढ़ते हैं। आ जाओ। ईडीएम है हमारा, ईडीएम ईडीएम हो रहे हैं यार डेली, कल को कुछ और लेकर आऊँगी। कल एंटोनिम्स सिनोनिम्स करेंगे, ठीक है? होपिंग अगेंस्ट होप का मतलब क्या होता है? अब अगर आशा की भी आशा है, तो इसका मतलब कुछ आशा ही नहीं है, इसका मतलब होता है विदाउट होप। यू आर होपिंग अगेंस्ट होप मतलब यू आर नॉट होपिंग, आपको पता है ये चीज़ होनी ही नहीं है। हिट द नेल ऑन द हेड एकदम पते की बात कहना, बिल्कुल वही कहना जो कहना चाहते थे। एंड एक्स टू ग्राइंड इज़ किसी भी काम के पीछे स्वार्थ वाली प्रवृत्ति होना। गेट रिड ऑफ इज़ किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना, किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना। एट डैगर्स ड्रॉन इज़ दुश्मनी वाली कगार पे होना। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स बेवकूफों के जैसे काम करना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स किसी भी मुसीबत का सामना पूरे बहादुरी के साथ करना। रेन कैट्स एंड डॉग्स मूसलाधार बारिश पड़ना। बहुत तेज बारिश पड़ने को क्या बोलते हैं? रेन कैट्स एंड डॉग्स। टू मूव हेवन एंड अर्थ किसी भी काम को करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करना। नो अवेल नो बेनिफिट मतलब कोई रिजल्ट ना मिलना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री गलत व्यक्ति को गलत बात का जिम्मेदार ठहराना। गलती किसी और की सुन कोई और रहा है। कीप वन एट बे किसी से 2 गज की दूरी बना के रखना। तो गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है? चलिए ये आपकी आज की वोकैब्युलरी। अब हम लोग कल मिलेंगे। इसमें कुछ और सवाल हैं वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है? कुछ और सवाल हैं तो उन्हें कर लेना आप लोग। 15 सवाल थे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? ज़रूर। लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड हमारा ये रहा। राजन वेरी वेल डन, शाबाश! पाँचों के पाँचों सवाल ठीक किए हैं। अंकिता, एकता, राहुल, रुचि एंड मुस्कान वेरी वेल डन। ललित, सुनील, तमल, कुणाल, नवल बहुत बढ़िया गाइस, वेरी वेल डन। चलिए, तो कांग्रेचुलेशंस टू द टॉपर्स। कल फिर से मिलते हैं 5 बजे, ठीक है? न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए राहुल सिर्फ आप एडिटोरियल को ही पढ़ें, अगर आपको अच्छे वर्ड सीखने हैं तो। और अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है और करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं तो फर्स्ट पेज, लास्ट के बराबर वाला पेज एंड एडिटोरियल पेज आपको ये पढ़ना है या फिर स्पोर्ट्स एंड मार्केट। तो ऐसे करके आपका इंग्लिश प्लस जनरल अवेयरनेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो जय हिंद गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।